लेक्चर नंबर 12 एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर बेसिक कॉन्सेप्ट से आज हमारा टॉपिक है स्टिक्योमेट्री। काफ आ रहा है स्टिक्योमेट्री। तो आज हम स्टिक्योमेट्री को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात अपने जहन नशीन कर लें। स्टिक्योमेट्री जो है ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मैं आपको ये बात आगे बताऊंगा। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो दूसरा जो है स्टिक्योमेट्री जो है ये बैलेंस इक्वेशन की कैलकुलेशन का नाम है, मतलब बैलेंस इक्वेशन की कैलकुलेशन। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं भाई। इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री टेल अस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हमें बताती है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, मिकदारी रिलेशनशिप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन जो है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसके बारे में जो रिलेशनशिप है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्वांटिटेटिव, वो हमें बताएगी स्टिक्योमेट्री। अब सबसे पहले समझते हैं भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या मुराद है, फिर समझेंगे भाई क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप से क्या मुराद है। तो बैलेंस इक्वेशन, यहाँ पे मेरे पास बेटा H2 है, हाइड्रोजन वाला 1 मोल है। बेटा यहाँ पे मेरे पास O2 है, O2 का भी 1 मोल है। बेटा मेरे पास क्या बन रहा है, पानी H2O। ये इक्वेशन जो है मेरी बैलेंस नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ पे क्या है बेटा मेरे पास ये 1 है। तो ये इक्वेशन मेरी बैलेंस नहीं है। सबसे पहले हम इसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। तो बेटा मैं यहाँ पे लगाऊंगा भाई 2 लगाऊंगा भाई। अब बेटा मुझे यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा भाई 2। अब ये जो इक्वेशन है बेटा ये मेरे पास है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि बेटा यहाँ पे मेरे पास 2 मोल हाइड्रोजन के हैं, 1 मोल ऑक्सीजन का है, और बेटा मेरे पास 2 मोल पानी के हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हैं, वहाँ भी 4 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं, वहाँ भी बेटा ऑक्सीजन बेटा मेरे पास यहाँ भी 2 हैं। तो अब मोल से क्या मुराद है, सबसे पहले मोल। ये जो 7 मैंने लिखा है कोफिशिएंट, इसे बोलते हैं मोल। हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं है, तो बेटा 1 ऑक्सीजन का 1 मोल है। बेटा पानी के भी क्या बन रहे हैं 2 मोल। तो ये अब जो है ये मेरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है वो क्या है, स्टिक्योमेट्री। अब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप से क्या मुराद है वो समझते हैं। देखो भाई हमारे पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का बेटा 1 मोलेक्यूल का मास होता है, 1 मोल का मास होता है 2 ग्राम। तो बेटा मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिया बेटा 4 ग्राम। 4 ग्राम मेरे पास हाइड्रोजन है। बेटा ऑक्सीजन के 1 का मास होता है 16, तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन वाला मोलेक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 मोल है, तो बेटा ये हमारे पास बराबर होता है 32 ग्राम के। बेटा मैं यहाँ पे लेता हूँ भाई 32 ग्राम। अब चेक करो भाई आप, हमारे पास जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जो है बेटा मेरे पास वो है टोटल 36 ग्राम। 4 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम क्या बेटा मेरे पास ऑक्सीजन है। टोटल मिलाकर बेटा ये बनेंगे 36 ग्राम। अब बेटा मेरे पास जितने अमाउंट में रिएक्टेंट हैं उतना ही बेटा मेरे पास क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट। तो बेटा प्रोडक्ट पे आते हैं भाई। यहाँ भी मेरे पास 4 हाइड्रोजन हैं। 4 हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे क्या होंगे 4 ग्राम, या 2 हाइड्रोजन के मोल हैं भाई। तो बेटा यहाँ पे बेटा मेरे पास 2 ऑक्सीजन हैं, तो 2 ऑक्सीजन का बेटा मास होता है 32 ग्राम। बेटा मेरे पास आंसर क्या आएगा 36 ग्राम। तो बेटा इसे बोलते हैं भाई क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। इससे क्या मुराद है भाई, जितनी अमाउंट में आपके पास रिएक्टेंट हैं उतनी अमाउंट में ही आपके पास बेटा प्रोडक्ट बनना चाहिए। इसे बेटा बोलते हैं स्टिक्योमेट्री। स्टिक्योमेट्री जो है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमें बेटा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का। इसे बेटा बोलते हैं स्टिक्योमेट्री। अच्छा भाई, अब बेटा स्टिक्योमेट्री की हमारे पास 2 अजम्पशन हैं, 2 अजम्पशन बेटा वर्ड निकला है बेटा हमारे पास एज्यूम, मतलब स्टिक्योमेट्री को बेटा एक ये हमारे पास स्टिक्योमेट्री जो है हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन की कैलकुलेशन का नाम है। तो बेटा वो कह रहा है भाई यहाँ पे हमारे बुक में पहले पढ़ते हैं भाई 2 लॉ। कह रहा है वाइल डूइंग कैलकुलेशन,
कैलकुलेशन करते वक्त आपको दो चीज़ों का ख्याल करना है भाई। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। मतलब आपकी केमिकल इक्वेशन जो है वो दोनों लॉ पर पूरी उतरे। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? ना तो मास पैदा होता है ना ही मास फना होता है, जस्ट वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या है? हर एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की अपनी एक खास मखसूस प्रोपोर्शन होती है, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। एक एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ जुड़ता है अपनी वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट की बुनियाद पर, इसे बेटा बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। मैं इन दोनों को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो अब इसे इन दोनों लॉ को बेटा यहाँ मानते क्या ये दोनों लॉ हमारे इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं? तो यहाँ वापस आ जाओ भाई। बेटा मेरे पास यहाँ पे 4 ग्राम है, 4 ग्राम बेटा मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 मोल, और बेटा यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन का 1 मोल है, 32 ग्राम। टोटल जो है वो है 36 ग्राम। जितने 36 ग्राम मेरे पास रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट बेटा मेरे पास क्या बन रहा है बेटा 36 ग्राम। तो बेटा ये क्या हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितनी अमाउंट में रिएक्टेंट हैं उतनी अमाउंट में क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट। मतलब मास जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। मास ना तो ज़ाया हो रहा है ना ही पैदा हो रहा है। दूसरी भाई बात, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, वो क्या है भाई? देखो भाई यहाँ पे मैंने 4 हाइड्रोजन लिए, मतलब हाइड्रोजन के 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल। तो बेटा मैंने आपको यहाँ पे ये बताया भाई, 2 हाइड्रोजन जो हैं वो एक ऑक्सीजन के साथ मिलना चाहते हैं। मतलब 2 हाइड्रोजन जो हैं वो एक ऑक्सीजन लेते हैं, क्या बनाते हैं, पानी वाला मोलेक्यूल। 4 हाइड्रोजन जो हैं वो दूसरी दो ऑक्सीजन से मिलेंगे, क्या बनाएंगे, 2 पानी वाले मोलेक्यूल। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा भाई, 2 हाइड्रोजन जो हैं वो एक ऑक्सीजन से मिलते हैं। इसी तरह बेटा हमारे पास यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, 2 ऑक्सीजन के बेटा 2 हाइड्रोजन और जो हैं वो मिलेंगे दूसरी ऑक्सीजन से। बेटा मेरे पास यहाँ पे क्या बनेंगे, पानी वाले 2 मोलेक्यूल। तो अब भाई हमने यहाँ पे सीखा भाई, 2 हाइड्रोजन जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, इसे बोलते हैं भाई लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तो अब बेटा हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो दोनों लॉ को ओबे कर रही है। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन को भी ओबे कर रही है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी ओबे कर रही है। तो बेटा अब वो कह रहा है भाई, जब भी आपने स्टिक्योमेट्री कैलकुलेशन करनी है किसी भी बैलेंस इक्वेशन की, तो आपको 2 बातें एज्यूम करनी पड़ेंगी, 2 बातें आपको माननी पड़ेंगी। अगर वो बातें आप नहीं मानते तो फिर आपकी केमिकल इक्वेशन जो है वो सही होने वाली नहीं है। अब वो 2 बातें बेटा हमारे पास कौन सी हैं? एक बात बेटा हमारे पास है, ऑल रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। सारे के सारे रिएक्टेंट जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। नो साइड रिएक्शंस अकर। अब हम इन दोनों को बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे कहना क्या जा रहा है, वो कह रहा है भाई अगर स्टिक्योमेट्री को सही साबित करना चाहते हो और तुम इसके मुताबिक अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की कैलकुलेशन करना चाहते हो। कैलकुलेशन से मुराद क्या है भाई, हमारे पास यहाँ पे मुराद है मास, यहाँ पे मुराद है नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे मुराद है वॉल्यूम। सारी बातें मैं अपने पूरे लेक्चर में आराम से एक्सप्लेन करूँगा, आपने मेरे साथ रहना है। तो भाई पहली बात, ऑल रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। कह रहा है स्टिक्योमेट्री जो है उससे सही साबित करने के लिए आपको 2 बातें फ़र्ज करना पड़ेंगी। पहली बात जो ये है वो ये है, ऑल रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अब बेटा मैं मिसाल एक और लेता हूँ भाई। हमारे पास यहाँ पे है कार्बन। बेटा मैंने कहा कार्बन जो है वो मिलता है ऑक्सीजन से, बेटा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब सारे के सारे रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट बनाने में क्या हो रहे हैं, इस्तेमाल। मतलब ऑल रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अगर मेरे सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होंगे तभी बेटा स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन सही आएगी, वरना वो सही आने वाली नहीं है। वरना हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप सही आने वाला नहीं है। तो देखते हैं भाई, यहाँ पे कार्बन का मास होता है 12, इसे मैं लेता हूँ 12 ग्राम। ऑक्सीजन का बेटा मोलेक्यूल का मास होता है 32 ग्राम। बेटा ये मेरे पास 12 और 32 बनते हैं 44, 44 ग्राम। अब ये बेटा मेरे पास 44 ग्राम है। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे आओ भी, यहाँ पे क्या बनेगा, एक कार्बन का मास होता है 12, 2 ऑक्सीजन का मास क्या होगा 32। क्या आंसर आएगा बेटा, 44 ग्राम। वो कह रहा है भाई अगर आपने स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन को, इनके क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को पढ़ना है
तो आपको एक बात ये माननी पड़ेगी, सारे के सारे रिएक्टेंट जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। अच्छा, मैंने आपको पहले कहा था भाई, मैंने आपको पहले कहा ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये हम एक्सपेरिमेंट से नहीं कर रहे, ये हम खुद से मफरूज़े अपने तजर्बात से कर रहे हैं भाई। ये एक एक्सपेरिमेंटल तजर्बात नहीं भाई, हमने इसे खुद से अपनी थ्योरी से किया है, ये तजर्बात की बुनियाद पे नहीं है। तो अब वो कह रहा है भाई नो साइड रिएक्शंस अकर, कोई भी साइड रिएक्शंस नहीं होगा, कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होगा। अब भाई वो कह रहा है कार्बन और ऑक्सीजन से मिलने से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यही बनेगा, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं बनेगी। साइड रिएक्शंस होते क्या हैं भाई, मान लो भाई कार्बन और ऑक्सीजन मिले, क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कुछ अमाउंट में क्या बन रही थी, कार्बन मोनोऑक्साइड। वो कह रहा है साइड रिएक्शंस नहीं बनेंगे। अगर साइड रिएक्शंस बने तो फिर बेटा हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन सही आने वाली नहीं है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो है वो सही आने वाला नहीं है। अच्छा, अब सर ये ही CO2 ही क्यों बनेगा, और मेरा भाई CO भी बनेगा, मैं नहीं कह रहा नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन वो तब बनेगा जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे। अभी को हम ये भाई बातें जो हैं वो कैलकुलेशन से कर रहे हैं ना भाई, हमने ये बात पढ़ी हुई है भाई, जब भी स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करनी है, जितने रिएक्टेंट मिलेंगे उतने प्रोडक्ट बनेंगे, तो तुम उसे खुद से बना डालो ना मेरा पुत्र, तुम इतनी झंझट में क्यों पड़ रहे हो भाई। तो भाई अब वो कह रहा है साइड रिएक्शन नहीं होंगे, होंगे लेकिन वो एक्सपेरिमेंट करने से होंगे ना भाई, हमने तो एक्सपेरिमेंट किया नहीं, हम तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं भाई सारा। तो वो कह रहा है भाई सारे के सारे रिएक्टेंट जो हैं स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए दो रूल जो हैं वो ये हैं, रिएक्टेंट जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, दूसरा भाई कोई भी साइड रिएक्शंस नहीं होगा। अब इससे क्या मुराद है भाई, मान लो भाई, अब तुम्हें समझाते हैं एक मिसाल से, वो 12 ग्राम कार्बन थी, ये मिल रही है 32 ग्राम ऑक्सीजन से, क्या बन रहा है बेटा, रिएक्टेंट जो है उनका मास जो है वो है 44 ग्राम। अब यहाँ पे आओ भाई, कह रहा है भाई यहाँ पे भी क्या है 44 ग्राम, तुम सपोज करो 44 ग्राम नहीं आ रहा, क्या आंसर आ रहा है भाई हमारे पास बेटा, आंसर आ रहा है 40 ग्राम, 40 ग्राम आंसर आ रहा है भाई। और हमें पता है भाई स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का होना ज़रूरी है, मतलब जितनी मिकदार यहाँ से वहाँ आई है उतनी मिकदार हमें यहाँ पे मिले, लेकिन यहाँ पे तो 44 ग्राम थी, यहाँ पे 40 ग्राम है, तो सर 4 ग्राम कहाँ गए, वो 4 ग्राम जो हैं वो भी तुम्हारे रिएक्टेंट पड़े हुए हैं, वो पड़े हुए हैं, तुमने खुद से ये चवली नहीं मारनी, कोई और चीज़ बनी है जो 4 ग्राम वज़न ले चुकी है, बनी तो है मेरा पुत्र, लेकिन वो तुमने एक्सपेरिमेंट से करना है ना भाई, ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो तुमने यहाँ पे ये बात करनी है भाई 44 ग्राम CO2 बननी थी लेकिन बन रही है 40 ग्राम, इसका मतलब ये है 4 ग्राम जो हमारे अभी रिएक्टेंट पीछे बचे हुए हैं वो अभी यहाँ से यहाँ नहीं आए, वो रिएक्टेंट में ही पड़े हुए हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास हमें ये बोलता है ना तो मास पैदा होता है ना ही मास फना होता है, वो एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट होता है। एक को बात ये हुई भाई 4 ग्राम कम होने की, हमारा रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पीछे बढ़ा हुआ है। दूसरी बात, हमने जब CO2 को अलग किया तो वैसे को हमारे पास भाई ये CO2 है, हम कोई और चीज़ लेके अलग करते हैं तो बेटा फिल्ट्रेशन से भी मास कम हो जाता है, बेटा सेपरेशन से भी मास कम हो जाता है। तो वो बातें जो हैं वो हमने समझ ली हैं भाई, जो हमारा मास है वो सारा का सारा यहाँ पे आएगा, अगर वो सारा का सारा यहाँ पे नहीं आया तो वो कुछ अमाउंट में पीछे रिएक्टेंट में बचा हुआ है, अगर वो वहाँ बचा नहीं हुआ तो फिर हमने चीज़ों को सेपरेट करने में अपने मास को लॉस कर दिया है 210 ग्राम। मतलब ये है, ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस भी है और ये मेरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे भी कर रही है। तो स्टिक्योमेट्री हमें ये बताती है भाई जितनी रिएक्टेंट आपने, जितनी अमाउंट आपने रिएक्टेंट में ली है उतनी ही आपको प्रोडक्ट में मिलेगी, एक को ये बताती है। दूसरी आपको ये बताती है भाई नंबर ऑफ मोल, जितने रिएक्टेंट में एटम के नंबर ऑफ मोल हैं, रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, जितने रिएक्टेंट के अंदर मोल हैं उतने ही प्रोडक्ट में मोल होने चाहिए, में उसके अंदर। तो देखते हैं भाई यहाँ पे बेटा मेरे पास यहाँ पे जो है वो मेरे पास पोटाशियम के यहाँ बेटा 2 मोल हैं
ऑक्सीजन की भी 2 मोल हैं, हाइड्रोजन बेटा मेरे पास यहाँ पे क्या है बेटा 2 मोल है। मतलब ये है बेटा मेरे पास यहाँ पे 2 मोल ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। सिंपल बात बेटा, यहाँ पे मेरे पास ये पहले मैं बात कर रहा था एटम की, अब बेटा मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मेरे पास 2 मोल हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के और बेटा मेरे पास 1 मोल है H2SO4 का। अच्छा, इसमें जितने एटम है एटम गिन लो भाई, यहाँ भी H मेरे पास 2 हैं, SO4 बेटा मेरे पास यहाँ पे 1 है। तो अब देखता हूँ यहाँ पे ये SO4 बेटा मेरे पास यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, 2 K जो है बेटा वो मेरे पास यहाँ पे इस्तेमाल हो गए। बाकी मेरे पास क्या बचे भाई, बाकी बेटा मेरे पास बचे हैं 2 OH और 2 क्या बचे H बेटा यहाँ पे 2 H ये वाले और 2 H ये वाले, टोटल बेटा मेरे पास 4 H हैं और बेटा यहाँ पे क्या है बेटा मेरे पास यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। तो बेटा जितने नंबर्स ऑफ मोल या जितने नंबर्स ऑफ एटम मेरे रिएक्टेंट में थे उतने नंबर्स ऑफ मोल या उतने नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट मेरे बेटा प्रोडक्ट में भी मौजूद हैं। नंबर्स ऑफ एटम को ही मैं यहाँ पे मोल बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। तो एक बात बेटा यहाँ बताता चलूँ मैं, ये बात यहाँ पे ज़रूरी नहीं है जितने रिएक्टेंट के मोल बनेंगे उतने ही प्रोडक्ट के मोल बनेंगे, ये बात यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। अब इस बात का मकसद क्या है अभी सुन लो बेटा, मैंने मिलाया कार्बन को ऑक्सीजन से, बेटा मेरे पास बना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का 1 मोल है, ऑक्सीजन का भी 1 मोल है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल है। आपने कभी भी ये बात नहीं समझनी कि भाई जितने मोल रिएक्टेंट में हैं उतने ही प्रोडक्ट में भी बनेंगे। मतलब ये है, अब देखो रिएक्टेंट में तो 2 मोल थे ना भाई, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है 1 मोल। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल का सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर एटम का सेम होना या मोल का सेम होना ज़रूरी है इनके अंदर, और इनका आपस में सेम होना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो बेटा हमने ये बातें पढ़ ली भाई, सारे रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में तभी स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन सही होगी और हमारे पास मास या नंबर्स ऑफ एटम भी क्या होंगे सेम होंगे और कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होगा। सही है भाई, थ्योरेटिकल जब हम ये बात कर रहे थे, वैसे तो होते हैं एक्सपेरिमेंटल। तो हमने कहा भाई जब हम खुद से ये बात थ्योरेटिकल बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे भाई कोई भी साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, जितने हमने रिएक्टेंट लिए थे मास में उतने ही हमें क्या मिल रहा है बेटा, प्रोडक्ट भी उतने ही मास का हमें मिल रहा है। अब आते हैं बेटा लिमिटेशन, इसकी बेटा कुछ हदूद भी हैं, वो बेटा हमारे पास ये हैं, कुछ इसी लिमिटेशन है। वो पहली लिमिटेशन बेटा हमारे पास ये है, दे डू नॉट टेल अबाउट द कंडीशंस एंड रेट ऑफ रिएक्शंस। ये ना तो हमें रिएक्शन के रेट स्पीड के बारे में बताती है स्टिक्योमेट्री, ना ही बेटा हमें रिएक्शन की कंडीशन के बारे में बताती है। मतलब टेम्परेचर कितना लिया है आपने उसे बेटा वो एक्सो था एंडो था या आपने उसे किस कंटेनर में किस बर्तन में लिया है, वो आपको कंडीशन के बारे में नहीं बताएगी, क्योंकि बेटा ये तो है ही थ्योरेटिकल ना भाई, एक्सपेरिमेंट करोगे तो पता चलेगा ना भाई। आगे वो कह रहा है भाई हमारे पास केमिकल इक्वेशन रिटन डिस्क्राइब केमिकल चेंज दैट डज नॉट अकर। कह रहा है भाई एक केमिकल इक्वेशन जो है वो हम लिख देते हैं केमिकल चेंज को बताने के लिए, हकीकत में चाहे वो ना भी होती हो। इस बात को और समझो भाई, कह रहा है हम किसी भी केमिकल चेंज को बताने के लिए केमिकल इक्वेशन को लिख देते हैं, लेकिन रियलिटी में वो ऐसी है या नहीं है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये थ्योरेटिकल है और हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। जिस तरह यहाँ पे आओ भाई, हमने कहा था भाई कार्बन मिलता है ऑक्सीजन से, क्या बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में नो साइड रिएक्शन, साथ में कोई भी और चीज़ बनती नहीं है। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब तो चीज़ें बनेंगी। तो अब वो कह रहा है भाई चाहे एक केमिकल चेंज को बताने के लिए हम इक्वेशन लिख को देते हैं, चाहे वो रियलिटी में हुई है या नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो बेटा इस लाइन का मतलब ये था। अब आते हैं भाई आगे। अब बेटा वो कह रहा है भाई मास रिलेशनशिप, अगर आपको अपने रिएक्टेंट का मास पता है तो आपको अपने प्रोडक्ट का मास पता चल जाएगा। इसे बेटा बोलते हैं मास रिलेशनशिप। बेटा यहाँ पे मिसाल पढ़ते हैं भाई, कार्बन मिलता है ऑक्सीजन से, बेटा ये मेरे पास क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपको अपने रिएक्टेंट का मास पता है तो आपको प्रोडक्ट का मास पता चल जाएगा। कैसे भाई, कार्बन जो है वो 12 ग्राम है, ऑक्सीजन जो है वो 32 ग्राम है, तो टोटल बेटा हमारे पास ये क्या है 44 ग्राम। अगर आपको रिएक्टेंट के मास का पता है तो फिर बेटा आपको प्रोडक्ट के मास का भी पता चल जाएगा। इसे बेटा बोलते हैं मास रिलेशनशिप। हाँ, अगर आपको प्रोडक्ट के मास का पता है तो फिर आपको रिएक्टेंट के मास का पता चल जाएगा। दूसरा बेटा हमारे पास है मास मोल रिलेशनशिप। मास मोल, सबसे पहले तो आप अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो ना भी, क्योंकि स्टिक्योमेट्री जो है वो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ही बयान करती है। तो पहले अपनी इक्वेशन लिखो, उसे बैलेंस कर लो, फिर उस पर बात करेंगे
नंबर्स ऑफ मोल की या फिर मास की। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिखता हूँ भाई C+O2, बेटा मेरे पास क्या बनता है CO2। अब देखो भी यहाँ पे मेरे पास कार्बन का 1 मोल है, तुम्हें नज़र भी तो आ रहा है भाई, शुरू में कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 1, कार्बन का 1 मोल है, ऑक्सीजन का बेटा मेरे पास यहाँ पे क्या है 1 मोल, और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा मेरे पास क्या बन रहा है यहाँ पे 1 मोल। क्योंकि नज़र आ रहा है भाई, हमें नज़र आ रहा है ना भाई, हमें पता है भाई इन दोनों ने मिलकर कोई एक चीज़ बनाई है। अच्छा अब सर इन दोनों ने मिलकर एक ही चीज़ क्यों बनाई है, कि दो मिलकर दो चीज़ें बनाते, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी ना भाई। देखो भाई यहाँ पे ये दोनों मिलकर दो चीज़ें बना रहे हैं, क्योंकि हमारी इक्वेशन को बेटा बैलेंस करने के लिए इनका बनाना ज़रूरी है, जबकि बेटा यहाँ पे जो है किसी और चीज़ का बनाना ज़रूरी नहीं है, मेरी इक्वेशन बैलेंस हो रही है। तो बेटा अगर मुझे अपने रिएक्टेंट का मास पता है, बेटा मास 12 ग्राम 32 ग्राम, तो आपको पता है भाई इसे क्या बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या होगा बेटा 44 ग्राम। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होती है 1 मोल के, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मोलेक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है 44 AMU। अगर 44 ग्राम ले लेते हो तो क्या बन जाएगी बेटा वो 1 मोल। अगर आपको मास पता है तो क्या पता चल जाएगा मोल, इसे बेटा बोलते हैं मास मोल रिलेशनशिप। अब आते हैं बेटा लास्ट में मोल मोल रिलेशनशिप, वो बेटा सेम ऐसे आपको पता है भाई इसका भी 1 मोल मिल रहा है, क्योंकि इक्वेशन को आपने खुद लिख लिया ना भाई, इक्वेशन आपने लिखी हुई है, जब आपने इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन खुद से लिख ली है तो फिर उसके बारे में आप हर चीज़ बता सकते हो ना भाई। तो आपने कहा भाई इसका भी 1 मोल है, ये मिलता है 1 मोल ऑक्सीजन से, क्या बनती है कार्बन डाइऑक्साइड वाला 1 मोल। तो बेटा ये थी